आज का जो टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप है। मैंने इससे रिलेटेड कुछ चीजें तुम लोगों को बताई थी उस वीडियो में, जिन्होंने वीडियो देखी है। ठीक। तो क्या है लिखा है, मस्त मस्त 5-7 प्रकार का नहीं 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 नहीं, हाई ऑन सीट्स। हाँ when physics hit harder than math। सही है। देखो, हाँ, इसमें मैंने तुम लोग को काफी चीजें बताई थी, विजुअल एंगल बताया था, मैग्नीफाइंग पावर बताई थी। तो जिन्होंने वीडियो देखी बहुत अच्छी बात है, ठीक, देख ली तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो इवेंचुअली मुझे यहाँ पे बताना ही है। पर हाँ, मैं यहाँ पे इन चीजों पे कम टाइम दूंगा, जो मेन मेन टॉपिक है उस पे ज्यादा हम लोग जल्दी जाएंगे। खैर, देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिक, पहली चीज बता दूं, जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स चालू करेंगे पहली बात। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास आपका सबसे बेस्ट और बेसिक एग्जांपल सिंपल माइक्रोस्कोप का। ठीक, सिंपल माइक्रोस्कोप जिन्होंने नहीं देखा, एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले आओ, 100-150 रुपए का मिलता है मेरे ख्याल से, बड़ा वाला, और छोटा वाला शायद उससे सस्ता मिलता है। जाके स्टेशनरी शॉप पे जाओ, वो देखो, मिल जाएगा तुम लोग को। एक बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसमें से निकाल के देखोगे तो। ठीक, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? बेसिकली इट अलाउज अस टू सी स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स विद अ बिगर इमेज। ठीक, तो छोटी चीजों को बड़ा बना के दिखाता है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में नंबर ऑफ लेंस कितने होते हैं? एक होता है। ठीक, ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? ये उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो आपने 10वीं में पढ़ा था। 10वीं में आपने पढ़े होंगे रे डायग्राम्स। किसके रे डायग्राम्स आपने पढ़े होंगे? लेंसेस के रे डायग्राम्स पढ़े होंगे। तो उसमें से 6 केस हुआ करते थे, याद करो, 6 केस हुआ करते थे। ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते थे, f पे रखते थे, है ना, बियॉन्ड f रखते थे, तो अलग अलग इमेजेस बनती थी। एक केस था, एक केस था जिसमें ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, ये लेंस का फोकस है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं रखते थे। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते थे, ठीक, तो इसकी जो इमेज है, ठीक, एक मिनट, इसकी जो इमेज बनती थी वो पीछे जाके कहीं यहां पे बड़ी सी इमेज बनती थी। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ले आए तो उसकी इमेज बनेगी एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक, बड़ी सी मैग्निफाइड इमेज बनेगी। तो मैग्निफाई करने के लिए ही यूज होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्निफाइड इमेज बने, इसीलिए हम लोग यही कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में। ठीक, तो डायग्राम आप बहुत पहले ही समझ चुके हो, डायग्राम आप पढ़ चुके हो। ठीक, तो ये इसीलिए माइक्रोस्कोप यूज होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, विजुअल एंगल वगैरह। यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स आएंगे। विजुअल एंगल, विजुअल एंगल क्या होता है? एंगल सबटेंडेड टू द आई। आई पे क्या एंगल बन रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ऑब्जेक्ट, इमेज, कुछ भी दुनिया की चीज हो, आई पे क्या एंगल बना रही है। मतलब कोई भी चीज अगर हम देख रहे हैं तो वो आई पे कोई ना कोई एंगल बना रही है। अब वो चीज डिपेंड करता है कि हम कितनी दूरी से देख रहे हैं उस चीज को, वो चीज कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। ठीक है, अब मेरे सामने तुम दो ऑब्जेक्ट ले लो। एक ये मोबाइल है, ठीक, ज्यादा महंगा मोबाइल नहीं है पर हाँ है। ठीक, ये मोबाइल है, ये आपका स्टाइलस है, पेन है। ठीक, तो ये पेन अगर मैं यहां से देखूं तो ये अलग एंगल बना रही होगी मेरी आई पे, और अगर ये मोबाइल लूं, इस मोबाइल का ये कॉर्नर ले लूं, तो ये अलग एंगल बना रहा होगा मोबाइल उस पे। ठीक, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंसेस भी हो गया, या कुछ आपका अलग अलग शेप साइज हो गया। ठीक है, वो पॉइंट है एकदम, वो थोड़ा ब्रॉड एंड है, तो उस पर भी डिपेंड करता है आपका विजुअल एंगल। तो विजुअल एंगल बेसिकली क्या है? वो एंगल जो आई पे बन रहा हो। कॉन्वेक्स लेंस की जब बात होती है तो एफ डैश मतलब ये वाला फोकस, लेफ्ट साइड वाला, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। एफ डैश मतलब लेफ्ट साइड वाला फोकस, एफ मतलब राइट साइड वाला फोकस। अब इसको
फिजिक्स की लैंग्वेज में बताऊं तो ये वो फोकस है जहां पे आपकी रेज एक्चुअली मीट करती है। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं, पहले बता दे रहा हूं। कॉन्वेक्स बाई कॉन्वेक्स लेंस में ये वो फोकस है एफ, एक्चुअल फोकस, जहां पे आपकी रेज एक्चुअली मीट करती है। ठीक, ये अपेरेंट फोकस जहां पे आपकी रेज अपीयर करती है मीट करने को एक कॉन्वेक्स लेंस में, जब आपकी रेज इधर से चल रही हो तो। ठीक, हालांकि दोनों फोकस है। ठीक, तो एक एफ डैश है, एक एफ। ठीक है, तो ये विजुअल एंगल हो गया। आप देखो, अब आता है एक टर्म मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर मैंने बताया था एक रेशियो होता है किसके किसके बीच, रेशियो बिटवीन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो अगर हमने इमेज ने जो इमेज मान लो हमारा बीटा एंगल बना रही है आई पे, कोई भी एंगल हो सकता है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, कुछ भी हो सकता है एंगल। ठीक, तो हमने मान लिया बीटा डिग्री एंगल बना रही है इमेज। ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई इमेज बन रही होगी, वो बीटा डिग्री एंगल बना रही है हमारी आई पे। जो ऑब्जेक्ट है वो अल्फा डिग्री एंगल कुछ बना रहा है। ठीक, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, रेशियो होता है ऑफ बीटा अपॉन अल्फा, विच इज visual angle subtended by the image to the eye and visual angle subtended by the object to the eye। ठीक, लेकिन यहां पे एक और कंडीशन है, when the object is placed at least distance of distinct vision। यहां पे आपका कंडीशन क्या है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये आई से डी डिस्टेंस की दूरी पे होना चाहिए, तभी आपका ये अल्फा एंगल हम काउंट करेंगे। ठीक, तो ये विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट आपका डी डिस्टेंस पे रखा हो, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हो, तब जो एंगल आई पे बनाएगा, हम वो एंगल एज एन अल्फा क्या बोलते हैं मानेंगे। ठीक है, ये सब बातें मैंने वीडियो में बहुत आराम से बताई हुई है, समझाई हुई है। ठीक है, ठीक, हाँ। तो यहाँ पे ये जो अल्फा है, अल्फा गौर करना, ये कोई एरा गैरा नहीं है, ये अल्फा वो अल्फा है, वो एंगल है जब आपका ऑब्जेक्ट आई से डी डिस्टेंस की दूरी पे रखा हो, तब जो एंगल बना रहा। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये अगर मेरे से 25 सेंटीमीटर दूर 25 सेंटीमीटर दूर रख के जो आई पे एंगल बना रहा होगा, उसे मैं विजुअल एंगल बाई ऑब्जेक्ट लूंगा, यानी उसे मैं अल्फा लूंगा। बाकी यहां रखा होगा तो इसे मैं विजुअल एंगल नहीं लूंगा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होगा तब लूंगा। ठीक, तो ये अल्फा वो अल्फा है। ठीक, तो यहां बनाया हुआ है, इसलिए इसका अलग से फिगर बनाया हुआ है मैंने। ठीक, कि जब ऑब्जेक्ट आपका आई से डी डिस्टेंस की दूरी पे रखा गया हो, तब जो एंगल बना है उसे हम अल्फा कहते हैं। ठीक, तो मैग्नीफाइंग पावर की सिंपल डेफिनेशन बीटा अपॉन अल्फा। ठीक, बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, इमेज जो एंगल बना रही हो आई पे। ठीक, ये इमेज है, ये आई पे क्या एंगल बना रही, बीटा। और अल्फा क्या है, ऑब्जेक्ट जो आई पे एंगल बना रहा हो, पर ऑब्जेक्ट आपका डी डिस्टेंस की दूरी पे रखा होना चाहिए। ठीक, तो उसके बाद आपकी थोड़ी बहुत मैंने इसको मैग्नीफाइंग पावर का इसका डेरिवेशन कराई थी। ठीक, आधी डेरिवेशन कराई थी, पूरी डेरिवेशन नहीं कराई थी। ठीक, ये डायग्राम बनानी है रितेश भाई, आपकी जितनी भी डेरिवेशन मैं कराया हूं अभी तक, पिछले आपने देखे होंगे वीडियोस, और अभी जो मैं कराने जा रहा हूँ, जितनी भी डेरिवेशंस करा रहा हूँ, सब डेरिवेशन में डायग्राम जिसमें जिसमें बनाए हैं, सब में आपको बनाने होंगे जब भी आप डिराइव करोगे इक्वेशन। ठीक, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ जो लोग नए हैं। ठीक, कि भाई डेरिवेशन जब भी आप करोगे, आप डायग्राम बनाओगे ऑप्टिक्स में, भले आपको क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो। ठीक, न्यूमेरिकल में यू हैव एन एज कि यू कैन डिसाइड ऑन योर सेल्फ कि लाइक कि मेरे को बनाना है कि नहीं बनाना है। ठीक, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इफ इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन और नॉट। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कभी कभी, न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल्स की बात करो, बाकी डेरिवेशंस में आपको बनाना ही बनाना है। यहाँ पे देखो, अब ये सिंपल, ये डायग्राम बना है सिंपल माइक्रोस्कोप का। ठीक, सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम बना है, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक, इससे एक रे इधर गई, एक रे इधर गई। अब ये दोनों रे कहीं मीट नहीं हो रही, तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करी गई, और यहाँ पे इमेज बन रही है, इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे इमेज बन रही है। ठीक, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। मैग्नीफाइंग ग्लास सबने देखा है भाई, यहाँ इतनी दूरी से अगर हम देखते हैं इसको,
तो वो एकदम बड़ा सा दिखने लगता है, तो उसकी इमेज बनने लगती है। ठीक, तो वो बड़ी सी इमेज हमको दिखती है, ये चीज हमको दिखती है। ठीक, तो ये इमेज आई पे क्या एंगल बना रही, बीटा। ठीक, ये एंगल बना रही बीटा। ये है ऑप्टिकल सेंटर ओ। ठीक, ये आपका ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए डैश है, ये पॉइंट बी डैश। ठीक भाई, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस क्या हो गई, यू। ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस क्या हो गई, यू। ठीक, और इमेज से ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस क्या हो गई, वी, इमेज डिस्टेंस। ठीक, इमेज से ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस क्या हो गई, वी हो गई। ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस आपको पता है। ठीक, ये सिंपल डायग्राम है आपका एक सिंपल माइक्रोस्कोप का। ठीक, हाँ, डी इक्वल डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बिल्कुल सही। ठीक, हाँ, तो ये आपका सिंपल डायग्राम है। ठीक, अब देखो आपको क्या करना है, क्वेश्चन इसकी डेरिवेशन कहां से चालू होती है, आपको डेराइव करना है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। इस सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर निकालनी। तो मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा। ठीक, बीटा अपॉन अल्फा होता है। ठीक, अब देखो भाई, बीटा यहाँ पे क्या है, इमेज का एंगल, अल्फा क्या है, ऑब्जेक्ट का एंगल। अब यहाँ पे क्या होता था कि भाई, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होगा भाई। मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या होता है, स्मॉलर ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना। क्योंकि यहाँ पे आपके जो ऑब्जेक्ट है आर स्मॉल। ठीक, तो इनकी वजह से जो अल्फा और बीटा जो एंगल बनेंगे, ये एंगल भी क्या होंगे, स्मॉल। अब आपको पता है जब भी आपके एंगल्स स्मॉल होते हैं तो एक आपकी प्रॉपर्टी आती है, आपने देखा होगा मैथ्स में, मैंने आपकी पिछले डेरिवेशन में यूज किया है। अल्फा स्मॉल एंगल है, ठीक, बीटा स्मॉल एंगल है। इसका मतलब आप यहां पे एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, tan अल्फा इक्वल्स अल्फा और tan बीटा इक्वल्स बीटा। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, आपने पहले भी डेरिवेशन में यूज करी है जब आपके एंगल्स छोटे हुआ करते थे। तो यहाँ पे एंगल्स ही बहुत छोटे बनाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बड़ा दिख रहा है इतना, पर असली में तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट देखते हैं ना, एकदम माइन्यूट सा, तो वो बहुत ही छोटा सा एंगल बनाता है आई पे, 1 डिग्री, 0.1 डिग्री, 2 डिग्री। तो क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, तो यहाँ पे आप ये क्वांटिटी यूज कर सकते हो। तो यानी यहाँ पे बीटा की जगह पे लिख दोगे tan बीटा, अल्फा की जगह पे लिख दोगे tan अल्फा। ठीक, अब इस ट्रायंगल में, ठीक, इस लव ट्रायंगल में नहीं, इस ट्रायंगल में बीटा एंगल निकालो। ये ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी। ठीक, यहाँ पे बीटा एंगल बना है, इसमें tan बीटा निकालो। tan बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन ए ओ। ठीक, तो tan बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, tan बीटा की जगह पे लिख सकते हो ए बी अपॉन ए ओ, भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए ओ। ठीक, तो ए बी अपॉन ए ओ लिख दिया। tan अल्फा निकालो, tan अल्फा निकालोगे इस ट्राइग्राम से, जो अलग से ऑब्जेक्ट के लिए मैंने बनाया है। ये ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, ये अल्फा एंगल बना रहा, ए बी अपॉन डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan अल्फा हो जाएगा ए बी अपॉन डी। यहां से m निकालोगे, तो m को अगर निकालोगे तो अल्फा और अल्फा, ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएंगे बेसिकली। ठीक, साइन एक्स इक्वल्स एक्स, हाँ साइन एक्स इक्वल्स एक्स फॉर्मूला है, पर यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज का हमें कोई यहाँ पे काम ही नहीं है। हाइपोटेन्यूज का काम नहीं, तो हम साइन अल्फा वाला फॉर्मूला लेंगे ही नहीं। ठीक, tan अल्फा काम लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का यूज है यहाँ पे हमें। ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ए बी दोनों में कॉमन है। ठीक, डिवाइड हो रहा, कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा डी अपॉन ए ओ। इसको आप रीअरेंज करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे तो डी अपॉन ए ओ आएगा। अब यहाँ पे ए ओ क्या है और डी क्या है ये समझ लो। डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ए ओ क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ए ओ क्या है,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखो ऑब्जेक्ट से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जो डी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब इस डायग्राम में देखो डी कहां है, इस साइड, लेंस के लेफ्ट साइड है। तो यानी ये जो डी है और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दोनों क्या है, लेंस के लेफ्ट साइड है। और अगर लेंस के लेफ्ट साइड है दोनों, तो दोनों का साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों आपका U और D दोनों लेंस के लेफ्ट साइड है तो इनका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहां पे आप इनको माइनस डी लोगे और माइनस यू लोगे, तो माइनस माइनस यहां पे कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला आ जाएगा D अपॉन यू। ये जनरल फॉर्मूला है, इतना मैंने आपको वीडियो में बताया था। हाँ जी बताओ भाई, डी क्या है भाई, डी है आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आपने पढ़ा होगा एक कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए, आप किसी ऑब्जेक्ट को रीड कर पाओ तो एक कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। अब भाई ये पेन में क्या लिखा है, अगर मैं इसको यहां पे ऐसे लाके पढ़ूं तो मैं ये पढ़ नहीं पाऊंगा, मेरी आई पे बहुत स्ट्रेन पड़ेगा, ठीक। पर अगर मैं इसको दूर ले जाऊं, अभी मेरे इस ऑब्जेक्ट और मेरे आई के बीच में लगभग 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, अब मैं इसको सही से पढ़ पा रहा हूं। तो ये जो डिस्टेंस है ये भाई लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, कि कम से कम कितना डिस्टेंस हो कि आप एक ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाओ। यहाँ पे आपने देखा है कि इमेज डिस्टेंस यहाँ पे डी लिया हुआ है। ये जो डायग्राम बना है ये स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर केस का है, केस 1 का ये डायग्राम बना हुआ है। केस 1 क्या है, यहां तक देखो जनरल फॉर्मूला आ गया मैग्नीफाइंग पावर का, ये मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है, पहला केस बनता है आपका, सॉरी, पहला केस बनता है कि व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बने, तो पहला केस वो है। दूसरा केस क्या है, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक, दो केस है। जो आपका डायग्राम बना है वो पहले केस का बना है और पहले केस का डायग्राम ही पूछा जाता है, ठीक। डायग्राम पहले केस का ही आता है, अगर आता है क्वेश्चन। मोस्टली क्वेश्चन इसके बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता पर कम पूछा जाता है कंपैरेटिवली। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के कंपैरिजन में इसके क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं, ठीक। पर मोस्टली इसका पूछा जाता है तो इसके डायग्राम बनाया हुआ है। सेकंड वाले का डायग्राम बता दूंगा, बहुत सिंपल है। व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, ठीक। पहला केस क्या है कि इमेज आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। दूसरा केस क्या है, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक। तो पहला वाला जो केस है उसी का डायग्राम मैंने बनाया हुआ है पीछे, तो इसीलिए आपको वहां पे इमेज डिस्टेंस डी दिख रहा है, ठीक, क्योंकि वो केस ही उसी केस का बना ही हुआ है, ठीक। तो जो आपका डायग्राम मैंने बनाया है वो फर्स्ट केस का ही बनाया है और डेरिवेशन भी फर्स्ट केस की ही है, सेकंड केस में कोई खास डेरिवेशन नहीं है। तो ये तो जो है आपका फर्स्ट केस का डायग्राम ही बना हुआ है बेसिकली, ठीक। तो यहाँ पे आपका जनरल फॉर्मूला आ गया, ठीक। अब आपको फर्स्ट केस का स्पेसिफिकली इस केस का फॉर्मूला निकालना है। इस केस के लिए क्या होगा, जब आपका इमेज डी पे बन रही हो, मतलब जब आपकी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस पे बन रही हो, मतलब जब आपकी इमेज 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही हो, मतलब उतनी दूरी पे बन रही हो जितने में आप उसको सही से देख पाओ, उतनी दूरी पे आपकी इमेज बन रही, ठीक। उस केस में मैग्नीफाइंग पावर कितनी लगेगी, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, उसके लिए फॉर्मूला निकालोगे। कैसे निकालोगे, केस 1, केस 1 क्या है, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। इमेज इज फॉर्म्ड एट डी का मतलब क्या है, जो इमेज डिस्टेंस है डी के बराबर हो जाएगी, जाहिर सी बात है। यहाँ पे जो v है वो d के बराबर हो जाए, है ना। तो मतलब इमेज आपकी d पे बन रही है, इमेज डिस्टेंस d के बराबर हो जाएगी, ठीक। मतलब तो वही हुआ ना, इमेज आपकी d डिस्टेंस पे बन रही है, इसका मतलब क्या है, जो इमेज से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो d के बराबर हो जाए, ठीक। v इक्वल्स डी हो जाए। अब वी नो दैट
हमें एक फॉर्मूला पता है, हमें एक चमत्कारी फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला है? तुम्हें भी पता होगा। ये एक बहुत चमत्कारी फॉर्मूला, आपको बहुत जगह काम आएगा। 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला हर जगह देखा होगा आपने, ठीक। तो यहीं पे आप सारी वैल्यूज रख लो। 1/f, ठीक। v इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या है? d। अब यहाँ पे माइनस डी लेंगे। माइनस डी क्यों लेंगे? तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि फिगर में देख लो डी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड है तो इसका साइन क्या होगा? माइनस होगा, नेगेटिव होगा। तो ये माइनस डी लिया। -1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लेंगे -u। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है तो उसका भी साइन नेगेटिव होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1/d प्लस 1/u, ठीक। तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ है, ठीक। ये माइनस माइनस प्लस हुआ है यहाँ पे। तो ये आपकी इक्वेशन बनी है कुछ ऐसे, 1/u माइनस 1/d, ठीक। अब क्या करो? मल्टीप्लाइंग d ऑन बोथ साइड्स। ये एक ऐसा स्टेप है जहां पे एकदम से वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी। इस स्टेप पे करके देखो, मल्टीप्लाइंग डी ऑन बोथ साइड, और बताओ मेरे को कि इक्वेशन क्या आ रही। बताओ भाई, ये काम तुम लोग के लिए। डी से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ और बताओ क्या इक्वेशन आ रही। चलो, मल्टीप्लाइंग डी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा कुछ कि डी अपॉन यू हो जाएगा, माइनस यहाँ पे डी और डी दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या? 1, ठीक। ऐसा कुछ बनेगी। अब इस 1 को उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दो। ये -1 था, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दो तो हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ इक्वल्स डी अपॉन यू। अब ये जो डी अपॉन यू है, ये मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला है, ठीक। मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे डी अपॉन यू की जगह पे लिख सकते हो कैपिटल एम, यानी मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये कौन सा केस है? जब इमेज इज फॉर्म्ड एट इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक। तो ये वो केस का मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है। जब आपके में क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो आंसर। सेकंड केस क्या होता है? सेकंड केस में क्या पूछते हैं? सेकंड केस में बोलते हैं व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अब मेरा तुम लोग से सवाल है, आपने ये केसेस पढ़े, ये लेंस वाले केसेस पढ़े, ठीक। ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसमें मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूं? मैं ऑब्जेक्ट को ऐसी कौन सी जगह पे रखूं कि इसकी जो इमेज है वो इंफिनिटी पे बने। इंफिनिटी मतलब ये पैरेलल जाए रेज, ये जो रेज है ये रेज जाए पैरेलल, ठीक। तो इसकी इमेज इंफिनिटी पे बने। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूं? ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, ये कहां पे होना चाहिए? तुम लोग बताओ। वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस टू रिसीव एन इमेज फॉर्मिंग एट इंफिनिटी? फोकस पर ही ऑब्जेक्ट होगा तभी आपकी इमेज बनेगी इंफिनिटी पे। तो ये बात है, एकदम ध्यान से रख लो, दिमाग में रख लो, क्योंकि ये सब चीजें काम आएंगी आपको आगे की डेरिवेशंस में भी। तो इसका डायग्राम अगर चाहो तो बना देता हूं, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका फोकस, आपने ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे ए बी, आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक। ये ए है, ठीक। हाँ, आपने ऑब्जेक्ट ए बी रखा है अपना फोकस पे। अब इसका कुछ एक रे जाएगी इधर, एक रे जाएगी इधर। अब ये दोनों रेस पैरेलल है, कहीं मीट नहीं कर रही। बैकवर्ड भी प्रोड्यूस करोगे तो भी कहीं मीट नहीं करेंगी, इंफिनिटी इंफिनिटी, ठीक। तो यानी अब आप कह सकते हो आपकी इमेज कहां बन रही? इंफिनिटी भी बन रही। यही डायग्राम है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया? ये, ठीक। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया? यू क्या हो गया? फोकल लेंथ के बराबर,
u जो है आपका फोकल लेंथ के बराबर हो गया। इस केस में आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया भाई, फोकल लेंथ भी तो इतनी होगी, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस, तो u और f इस केस में बराबर हो गए। इस केस में आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर हो जाता है। क्यों बराबर हो जाता है? ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? क्योंकि इमेज हमें इन्फिनिटी पे चाहिए होती है। ठीक, आप क्रोनोलॉजी समझिए। सर केस 2 के लिए डायग्राम भी बनाना है? केस 2 के लिए डेरिवेशंस में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, तो पर बनाना चाहो बना सकते हो, केस 2 का डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक, इसीलिए मैंने केस 1 का ही दिया है, केस 2 का बता दे रहा हूं कि तुम्हें कोई वो ना रहे, शंका ना रहे। ठीक, तो अब देखो, अब आप सिंपल, आपको मैग्निफिकेशन का, मैग्नीफाइंग पावर का सॉरी, जनरल फॉर्मूला पता है। ठीक, ये जनरल फॉर्मूला है, u इक्वल्स एफ लिख दो बस। अब यहां पे आपको पता है u इक्वल्स एफ हो गया है, तो यानी इस केस में क्या हो जाएगा, d अपॉन एफ हो जाएगा। सिंपल, u की जगह पे f लिख दो। तो इस केस में मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, मतलब इस केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, d अपॉन एफ। सिंपल, u की जगह पे f लिख दो बस, सिंपल हो गया। सेकंड केस की डेरिवेशन हो गई। सेकंड केस में कोई डेरिवेशन नहीं, बस डायरेक्ट वी नो दैट u इक्वल्स एफ, तो जहां पे u था वहां पे f लिख दो, फॉर्मूला बस, और कुछ डेराइव करने की जरूरत ही नहीं। एक लंबे तरीके से डेराइव कर सकते हो पर कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लो। ये डेरिवेशन थी, मोस्ट आपकी जो मेजर डेरिवेशन थी वो यही थी। ठीक है, और जो लोग बोल रहे साइन कन्वेंशन, भाई ये देखो यहाँ पे मैंने u का साइन लिया नेगेटिव, यहाँ पे मैंने u का साइन ऑलरेडी नेगेटिव लिया था, तो ये वही साइन में कन्वेंशन वहां पे मैंने फॉर्मूले में लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं u का लेता या f का लेता तो नेगेटिव ही लेता, यहाँ पे u नेगेटिव ले चुका हूँ, d भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो चुके हैं ऑलरेडी, तो फॉर्मूला आपका वैसे ही आया है। साइन कन्वेंशन आपका लिया गया था, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब कैंसिल हो गए। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपकी डेरिवेशन थी पूरी दोनों केसेस की। पहले आपने जनरल फॉर्मूला निकाला, एक बार रिवाइज कर लो। पहले मैंने डायग्राम बनाया, बढ़िया प्यारा सा क्यूट सा एकदम सेक्सी सा डायग्राम बनाया। ये रुक जाओ, इसको फिर से बना दे, दिखा देता हूँ। ठीक, एक सेकेंड, हाँ, ये एकदम बढ़िया सेक्सी सा डायग्राम बनाया। ठीक, ये डायग्राम हो गया। ये डायग्राम बनाना है आपको, आपको प्रिंटेड नहीं मिलेगा, आपको डायग्राम बनाना होगा जब भी इसकी डेरिवेशन करो। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला लगाया। फिर हमने यही आपके एजम्पशंस यूज किए, tan अल्फा इक्वल्स अल्फा, tan बीटा इक्वल्स बीटा, तो वो लिया। tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू हमने इन ट्रायंगल से निकाली, ये जो ट्रायंगल्स हमारे बन रहे थे। ठीक, तो उससे निकाला, ए बी कैंसिल हो गया, हमारा एक जनरल फॉर्मूला आ गया d अपॉन यू, ये जनरल फॉर्मूला आ गया। फिर हमने दो पर्टिकुलर केसेस का फॉर्मूला निकाला। पहला केस, जब आपकी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही हो, पहला केस। दूसरा केस, जब आपकी इमेज इंफिनिटी पे बन रही हो। तो पहले केस के लिए फॉर्मूला क्या आया अपना, m इक्वल्स 1 प्लस डी अपॉन एफ, ये पहले केस के लिए फॉर्मूला आया। दूसरे केस के लिए फॉर्मूला क्या आया, डायरेक्ट डी अपॉन एफ। तो ये दो केसेस है, ये दो फॉर्मूले हैं। डी डिस्टेंस आपको डायरेक्ट 25 सेंटीमीटर लेना है, आपको कहीं से कुछ मेजर नहीं किया जाएगा, मतलब बताया नहीं जाएगा। डी डिस्टेंस आपको 25 सेंटीमीटर लेना है। अब जो डायग्राम बनाया हुआ है, डायग्राम में मोस्टली आपका देख लो, डायग्राम में यहाँ पे आई के पास से बनाया गया है। ठीक, पर इन इन दोनों का डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, तो वो नेग्लेजिबल गैप है। ठीक है, इतना गैप आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, इसलिए इसका साइन भी नेगेटिव लिया है, नेग्लेक्ट कर सकते हो इतना सा गैप। ठीक, बाकी डी की वैल्यू कितनी लेनी है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, हर बार क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं होगा, आपको डायरेक्ट अपने हिसाब से 25 सेंटीमीटर लेनी है। ठीक है, न्यूमेरिकल में दिया हो सकता है पर नहीं भी दिया हो सकता, मोस्टली नहीं दिया जाता, तो आप डायरेक्ट 25 सेंटीमीटर ही देते हो। ठीक, डिटेक्टिव यूजेस कॉन्वेक्स लेंस, ओके, डिटेक्टिव यूजेस कन्वर्जिंग लेंस, या कन्वर्जिंग लेंस का मतलब है कॉन्वेक्स लेंस, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर to examine the fine details of some cloth fiber। शेरलॉक होम्स, शेरलॉक होम्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, कि शेरलॉक होम्स है, ठीक, तो वो कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं
टू एग्जामिन फाइन डिटेल्स ऑफ सम क्लॉथ फाइबर, किसी क्लॉथ फाइबर का फाइन डिटेल्स, ठीक, शेरलॉक होमलेस, ठीक, एट द सीन ऑफ क्राइम, ठीक। अब दो केस है, दो पार्ट है। व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन गिवन बाय द लेंस? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का यहां पे क्या मतलब है? ये जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन लिखा है, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मतलब क्या है कि मैक्सिमम मैग्नीफाई कब हो सकता है? तो मैक्सिमम मतलब आपका ज्यादा ज्यादा कितना बड़ा हो सकता है ऑब्जेक्ट, मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट कहीं ब्लरी ना हो या इमेज इन्वर्टेड ना हो जाए या कुछ और ना हो जाए, मतलब मैक्सिमम हम लोग क्लियर पिक्चर हमको कब तक मिल सकती है, ठीक। तो ये केस होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तक। मतलब जब तक आपकी इमेज डी पे बन रही है, जब तक आपकी इमेज डी पे बन रही है, तब तक आपका लेंस मतलब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन दे रहा है। आपका जितना भी 25 सेंटीमीटर पे भी इमेज मिल रही है, तो मतलब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कहते हैं उसे, या मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर निकालनी बेसिकली, ठीक। तो बेसिकली फर्स्ट केस में, जो फर्स्ट केस है उसमें आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, ठीक, मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट डी, जब इमेज आपकी डी पे बन रही हो तब आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। बाकी सेकंड केस क्या कह रहा है? व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन यानी मैग्नीफाइंग पावर फॉर द रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई का मतलब क्या है कि आई पे कोई स्ट्रेन नहीं पड़ रहा। आप कभी मैग्नीफाइंग ग्लास देखो, अगर आपको मैग्नीफाई करके देखना हो तो आप आई पे स्ट्रेन पड़ते हो, एकदम एकदम गौर से देखते हो। पर अगर एकदम दूर रख के आराम से देखो, एकदम ऐसे रिलैक्स्ड आई से देखो, तो इन्फिनिटी पे इमेज बनती है। तो रिलैक्स्ड आई का मतलब क्या है? आपको कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं, आप बस दूर से ऐसे उसको देख रहे हो, रिलैक्स्ड आई, ठीक। मतलब रिलैक्स्ड आई का मतलब आपका जो इमेज है वो बेसिकली इन्फिनिटी की बात हो रही। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं, जब भी रिलैक्स्ड आई आए समझ जाना इन्फिनिटी की बात हो रही। व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक। क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज क्या है? क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन में क्या गिवन है? डिटेक्टिव यूजेस कन्वर्जिंग लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। कैपिटल डी की वैल्यू यहां पे दी नहीं है, पर आपकी 25 सेंटीमीटर होगी। तो भाई फर्स्ट केस में क्या फॉर्मूला लगेगा आपको पता? ए पार्ट पे क्या है? व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। तो आपको पता है जब आपकी इमेज डी पे बन रही हो तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है? एम इक्वल्स 1+d/f, ठीक। तो ये फॉर्मूला लगाओ। और जब इमेज आपकी सिर्फ इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही हो तो आप फॉर्मूला लगाओगे सिर्फ d/f, ठीक। तो ये दोनों फॉर्मूले लगाओ और आंसर निकाल के ले जाओ। फर्स्ट पार्ट में आप लगाओगे तो आपका आंसर आएगा 3.5। अब तुम कहोगे यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक। और यहां पे निकालोगे तो आंसर आएगा 2.5, ठीक। तो पार्ट ए का आंसर आ रहा है 3.5, पार्ट बी का आ रहा है 2.5, ठीक। इसी तरह के सेम क्वेश्चंस आपके आएंगे। बी क्वेश्चन आपका सिंपल, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन फॉर रिलैक्स्ड आई व्यूइंग। रिलैक्स्ड आई का मतलब होता है जब आपकी इमेज इंफिनिटी पे बन रही हो, ठीक। इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है, आपका इंफिनिटी पे बनने को ही रिलैक्स्ड आई भी कहते हैं, ठीक। तो आप कभी देखना उसको, अगर आप उसके फिगर विगर देखना उसको और आराम से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसका एक ऐसा फिगर, जब मेरे पास अगर वो फोटो आ जाएगी, मैंने एक बार कहीं देखी थी, मेरे को फिर से ढूंढनी पड़ेगी वो फोटो। अगर मेरे को मिल गई तो तुम्हें समझा पाऊंगा कि रिलैक्स्ड आई इन्फिनिटी से मतलब कैसे इमेज दिख रही तुमको, ठीक। तो मेरे को अगर इमेज कहीं मिल जाएगी तो और अच्छे से वो चीज समझा पाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, रिलैक्स्ड आई मतलब इन्फिनिटी पे, ठीक। तो इन्फिनिटी वाला केस है। बाकी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस यानी जब आपकी डी पे बन रही हो, ठीक। व्हाट इज फोकल लेंथ एंड फोकस? रोहन भाई, लगता है 10वीं में तुमने बहुत ही गुलछटरे उड़ाए हैं, फिर भी बताता हूं।
फोकल लेंथ आपकी, देखो फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ जब आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में जो भी डिस्टेंस होता है वो होता है आपका फोकल लेंथ। फोकस क्या होता है? फोकस वो होता है जहां पे आपकी रेज मीट करें, ठीक, सॉरी, जहां पे आपकी रेज मीट करें, कट करके मीट करें या अपीयर करें मीट करने का, तो वो फोकल लेंथ फोकस होता है। जहां पे आपके अगर रेज पैरेलल आ रही तो जहां पे कट करती हैं, जिस पॉइंट पे कट करती हैं वो पॉइंट कहलाता है फोकस, ठीक, जहां पे आपकी सारी रे आके फोकस कर रही है ना। इसको देखना, 10th वाली बुक छानना, मिलेगा काफी। ये नहीं यार, ये स्लाइड पहले ओपन हो जाती। खैर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखो क्या है। आपने बायो वाले देखे होंगे, है ना। यहाँ पे बायो वाला है कोई? यहाँ पे ऐसा कोई है जो बायो वाला है? बायो वाले हाथ खड़ा करो। ऋषभ भाई बायो वाले हैं? बायो तो बहुत आती है। हाँ, और मैथ्स भी। अच्छा, बायो मैथ दोनों वाले हो, सही है। देखो बायो में क्या होता है, बायो में परियां होती है, नहीं बायो में परियां नहीं। अब बायो में क्या होता है, आपने देखा होगा वहां पे एक माइक्रोस्कोप रखा होता है, ठीक, वहां पे माइक्रोस्कोप देखा होगा आपने। तो वो माइक्रोस्कोप ऐसे वाला होता है ना, जिसमें एकदम बढ़िया ऐसे आई आई पीस होते हैं, फिर वहां पे एक और छोटा सा लेंस होता है, वहां पे एक स्लेट लगी होती है नीचे, ठीक। देखो क्या था, माइक्रोस्कोप तुमने देखा होगा, दो लेंसेज होते हैं, एक आई पीस होती है, एक जहां पे आपकी स्लाइड जो होती है उसके ऊपर एक लेंस लगा होता है उसको, और फोकस उसका कन्वर्ज या डाइवर्स करने के लिए। तो वहां पे आपने गौर किया होगा, तो दो लेंसेज यहाँ पे लगे हैं। जहां देखो अब दो लेंसेज लगे हैं, रिफ्रैक्शन भी दो बार होगा, तो दो बार रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पे दो बार आपका ऑब्जेक्ट और इमेज वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो वही सारे कॉन्सेप्ट फिर से आने वाले हैं, ठीक है। पर यहाँ पे देखो कैसे होगा, इस फिगर को बहुत आराम समझना। इसमें दो लेंसेज लगे होते हैं आपके, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है आईपीस। तो माइक्रोस्कोप आपका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस वजह से यूज होता है? बेसिकली आपके जो स्मॉल बैक्टीरिया और जो स्मॉल बहुत ही माइक्रोस्कोपिक चीजें होती हैं उसे देखने के लिए, मैग्नीफाई करके उनकी बिगर इमेजेस देखने के लिए आपका एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज होता है। तो यहाँ पे आपको एक बात सबसे पहले समझ के रखनी है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा बहुत छोटा है, ठीक, इवन स्मॉलर सो दैट इट कैन बी विजिबल टू द नेकेड आई, ठीक, मतलब इतना छोटा है कि आपका ये नेकेड आई को भी विजिबल ना हो पाए, पहली चीज। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बहुत छोटे हुए हैं, ठीक। ये डायग्राम देख के दिमाग की खुशी हो रही है? नहीं भाई, डायग्राम समझ जाओगे एक बार तो फिर कुछ नहीं होगा। सिंपल सिंपल दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस डायग्राम को ब्रेक डाउन करके देखना। पहला रिफ्रैक्शन ये हो रहा है, जहां पे आप ऑब्जेक्ट को फोकस के थोड़ा सा बाहर, मतलब एफ और 2f के बीच में रखते हो, तो इमेज यहां पे बनती है एफ और 2f के बीच। फिर ये दूसरा रिफ्रैक्शन, ये जो इमेज बन रही है पहले रिफ्रैक्शन से, दूसरे लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करती है और फिर एक बिगर इमेज बनाती है। तो इस तरीके से बनता है आपका एक दो बार रिफ्रैक्शन होता है इसमें। तो सिंपल सी चीज है, ये दो दो लेंसेज होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है आईपीस, ठीक। ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे क्या रखा होता है? ऑब्जेक्ट, जहां पे मैं बता था ना स्लाइड होती है, ठीक। तो स्लाइड में आपका जो भी आपका केमिकल या जो भी चीज है जिसको आपको देखना है, तो वो यहाँ पे रखा गया है। मान लो कोई बैक्टीरिया या कुछ भी है, ठीक, तो वो यहाँ पे रखा गया है, ठीक। कोई भी आपका फूल पत्ती या कुछ भी देखना है उसको, आपका माइक्रोस्कोप पे उसको देखना है, तो वो यहाँ पे रखा गया, ठीक। आपकी आई होती है यहाँ पे, ठीक, आपकी आई होती है यहाँ पे। आप आई पीस के थ्रू जो देखते हो, जो आप आई पे ऐसे लेंस लगाते हो, वो होता है आई पीस, ठीक। तो यहाँ पे दो लेंसेज होते हैं, तो यहां से आप देखते हो और यहां से आपकी इमेज रिफ्रैक्ट होना चालू होती है। इस ऑब्जेक्ट की इतनी बड़ी इमेज आपको दिखती है, ठीक है, तो क्योंकि दो बार मैग्निफिकेशन होता है आपका। अब भाई खुद ही सोचो, एक माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट है, ठीक, इतना छोटा है कि नेकेड आई को विजिबल नहीं है, तो उसका एक बार में रिफ्रैक्शन से कुछ होगा ही नहीं, तो भाई को दो बार रिफ्रैक्ट करना पड़ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे पहली बार रिफ्रैक्ट किया तो थोड़ी बड़ी इमेज बनी, अब दूसरी बार रिफ्रैक्ट करोगे तो और बड़ी इमेज बनेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्ट से पहले
आईपीस कहाँ होगा, आई के पहले, सिंपल सी चीज, तो ये यहां से आप समझ जाओगे। दूसरी चीज, अब भाई माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट क्या होता है, छोटा होता है ना। ऑब्जेक्ट आपका बहुत छोटा है, आपका जो माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स है, जो भी आप माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट देख रहे हो वो बहुत छोटे हैं, तो इसलिए आपका ऑब्जेक्टिव लेंस भी जो होगा वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा। मतलब देख रहे हो ना, यहाँ पे एक लेंस छोटा है, एक लेंस बड़ा है। अब मेरी ड्राइंग खराब नहीं है कि मैंने एक को छोटा बनाया एक को बड़ा बनाया, यहाँ पे बनाया ही ऐसे जाता है। आपका ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा बनाया होता है, ठीक, आपका ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज छोटा होता है, यानी उसकी फोकल लेंथ भी छोटी होती है। और जो आईपीस होता है वो बड़ा होता है, उसकी फोकल लेंथ भी बड़ी होती है, ठीक। तो ये चीज समझने वाली है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, कि ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा है, आईपीस बड़ा है। ये छोटी छोटी चीजें, आज सिर्फ डायग्राम इसका बता रहा हूं, इसकी डेरिवेशन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें समझ लो कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा है, आईपीस बड़ा है, ठीक। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से हम लोग छोटा ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा बहुत छोटा है, ठीक। क्योंकि अभी टेलीस्कोप की बात आएगी तो कहानी पूरी पलट जाएगी, ठीक। तो टेलीस्कोप की बात अभी बाद में आएगी, पर अभी मेन चीज आपको इतना समझना है, ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत स्मॉल, ठीक। तो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस भी बहुत स्मॉल कंपैरेटिवली टू द आईपीस, आईपीस हमारा उससे बड़ा है, ठीक। अब रिफ्रैक्शन वगैरह कैसे होता है, क्या चीज है, अब इसकी पहले नेमिंग देख लो। नेमिंग, मैंने इसका ऑप्टिकल सेंटर और ले रखा है, इसका ऑप्टिकल सेंटर कैपिटल ई ले रखा है, पहली चीज। अब देखो यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक। ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है इसके फोकस के थोड़ा सा बियॉन्ड, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस उसके थोड़ा दूर। तो आपने बेसिक केसेस पढ़े होंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड f, ऑब्जेक्ट जब आपका 2f और f के बीच में बनता है तो उसकी इमेज भी बियॉन्ड f बनती है, मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है, नहीं बियॉन्ड 2f बनती है, हाँ। तो बियॉन्ड 2f बनती है, तो ये आपका फोकस, यहाँ पे आपका 2f होगा, यहाँ कहीं, यहाँ पे इमेज बन रही है इसकी, ठीक। ये सिंपल आपके 10th वाले केसेस है, अगर आपको याद नहीं है तो आज 10वीं की बुक उठाना, 10वीं की बुक ना हो तो नेट से देख लेना भाई, नेट पे तुम्हारे पास सब कुछ है, ठीक। आपका जो लेंस, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा गया फोकस के बाहर, आपकी इमेज बनी यहाँ पे रियल इन्वर्टेड, ठीक, मैग्निफाइड, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज बनी। अब ये जो इमेज बनी है फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद, जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनी है, सेकेंड लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी। ये बात समझ लो, ये बात अपने दिमाग में रख लो, इतना बस ध्यान रखना, फोकस के बहुत बाद में ये इमेज बन रही, पहली चीज। अब दूसरी चीज, ये जो इमेज बन रही है फर्स्ट लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद, दिस इमेज विल बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, यानी सेकेंड लेंस, जो फर्स्ट लेंस की इमेज है सेकेंड लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी। सेम जो आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज वगैरह में, तो वैसा ही है कि इससे जो इमेज बन रही है सेकेंड के लिए एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट कर रही है। अब ये ऑप्टिकल सेंटर है आईपीस का, ये फोकस है आईपीस का, एफ ई है यहाँ पे, फिगर में हो सकता है शायद इतना क्लियरली दिख ना रहा हो, तो देखो फिलहाल यहाँ पे ये जो इमेज बन रही है इस ऑब्जेक्ट की वजह से, ये इसके लिए एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी, मतलब इस लेंस की वजह से जो इमेज बन रही इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। अब गौर करो, आई पीस का ऑप्टिकल सेंटर ये है और आई पीस का फोकस यहां है। ये जो ऑब्जेक्ट है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा गया है, ठीक। अब आपको पता है जब भी आपका ऑब्जेक्ट आईपीस और फोकल लेंथ की, आईपीस और फोकस के बीच में रखा हो कहीं, मतलब कहीं भी रखा हो, मतलब उनके बीच में कहीं भी रखा हो, तो उसकी इमेज क्या बनती है, एक वर्चुअल इमेज बनती है, हाईली मैग्निफाइड इमेज बनती है, और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है, ठीक। सेम पहले माइक्रोस्कोप वाला केस, सिंपल माइक्रोस्कोप का केस, कि आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट, उसकी एकदम मैग्निफाइड इमेज बनी, ठीक।
तो ये आपका इमेज बन रही, पहले इस ऑब्जेक्ट से ये रिफ्रैक्शन हो रहा, फिर इस ऑब्जेक्ट से ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक। बाकी फिर इसकी नेमिंग वेमिंग और इसका डायग्राम कैसे बनाना है, ये सब चीजें हम कल देखेंगे।